हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बिहार बोर्ड के 12th क्लास के हिंदी 1 चैप्टर बातचीत, जिसको बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखे हैं, आज हम ये पूरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है, लॉन्ग शॉर्ट एवं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सभी कराने वाले हैं। इस चैप्टर का आज हम पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे। अगर आप इसको ध्यान से स्टोरी के रूप में अगर आप सुनते हैं तो इनसे जो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले लेखक परिचय। क्या बालकृष्ण भट्ट जी, तो क्या होगा बालकृष्ण भट्ट जी, इस चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। बातचीत जिसको बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखे हैं। आपको हमने ट्रिक बताए थे कि बातचीत कौन कर सकता है या किससे करेंगे। अगर आपने ये ट्रिक नहीं देखे हैं ना, तो प्लीज़ जाकर के आप हमारे वीडियो को देखें, उसमें इसका ट्रिक दिया हुआ, चैप्टर नेम एवं उसको याद करने का, लेखक नाम एवं उसको याद करने का ट्रिक क्या दिए थे? बातचीत किससे होगा? बालकृष्ण। अगर बातचीत करते समय अगर बालक कृष्ण जैसा अगर बालक आ जाए तो क्या होगा? भंग होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए बातचीत किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट। इस टाइप से हमने बनाए हैं ट्रिक। आप जाकर के उस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो क्या है, सबसे पहले इस बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था और इसका निधन 20 जुलाई 1814 ईस्वी में हुआ। इसका निधन 20 जुलाई 1814 ईस्वी में हुआ। इसका निवास स्थान इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश के एक जिला है, वहाँ पे हुआ था। और इसके माता पिता, माता का नाम था पार्वती देवी और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। इसके पिताजी का नाम था। इसका पिताजी का नाम आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट है ना, यहाँ बालकृष्ण भट्ट है तो इसके पिताजी के नाम में भी भट्ट लगा, इसका मतलब बालकृष्ण भट्ट। और आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बेनी प्रसाद भट्ट क्या थे? तो वह क्या थे? एक व्यापारी थे। वह एक व्यापारी थे। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसको आपको ध्यान से देखना है। अब आगे क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत में अध्ययन और 1857 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से इंट्रेंस की परीक्षा पास की। इन्होंने इंटर की जो परीक्षा पास की वो कहाँ से की? इंट्रेंस की परीक्षा इन्होंने 1867 ईस्वी में प्रयाग, इलाहाबाद, मतलब जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से इन्होंने इंट्रेंस की परीक्षा दी। अब इन्होंने क्या क्या रचना लिखे हैं? तो उपन्यास इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान है कि नहीं, गुप्त बेरी, रसातल यात्रा, उचित, दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सभी इसका क्या उपन्यास है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रहस्य कथा क्या है? उपन्यास है कि नाटक है कि कहानी है कि कविता है? और ऐसे पूछा भी गया है क्वेश्चन, आपको याद करना है। आप अपने कॉपी में एक नोट्स बनाएंगे इस टाइप से कि उपन्यास क्या है, इसका नाटक कौन सा है। तो क्या है? रहस्य कथा। ये किसका, इसका क्या है? उपन्यास है। अब नाटक क्या लिखे इन्होंने? पद्मावती, किसारता जुड़नीय, वेनी संहार, शिशुपाल वध, नर दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, गीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर, सुम की एक नकल, विहनल्ला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली दो, दुर्देश, एक रोगी और एक वेद, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, ये सब क्या इसका नाटक है। इनमें इंपॉर्टेंट इसका नाटक है वेनी संहार। आपको पूछा जाएगा वेनी संहार किसने लिखा और यह क्या है? तो वेनी संहार क्या है? एक नाटक है और इसको किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। आपको थोड़ा थोड़ा इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसके प्रहसन में क्या है? जैसा काम वैसा परिणाम,
जैसा काम, ऐसे आपको क्वेश्चन करेगा, जैसा काम वैसा परिणाम किसने लिखा, तो क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट। और नई रोशनी का विष किसने लिखा, तो बालकृष्ण भट्ट। आचार विडंबना बालकृष्ण भट्ट जी ने ही लिखे हैं। और यह क्या है, एक प्रहसन है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसका प्रथम प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। हमने लेखक परिचय जान गए, उसका घर कहाँ था, उन्होंने क्या क्या लिखे। अब उसके बाद क्या है कि इसका जितना भी क्वेश्चन शॉर्ट एवं लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से जानेंगे। देखिए, अगर आप इसको स्टोरी रूप से अगर याद करते हैं ना तो आप कभी भूलने वाले नहीं है, इसलिए आप इसको स्टोरी रूप से ही याद करेंगे। प्रथम क्वेश्चन है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो स्वाभाविक है, देखिए अगर हम में वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो हम गूंगे होते। होते कि नहीं होते, गूंगा होते हैं कि नहीं है, जो बोलते नहीं उसको हम गूंगे कहते हैं। जिसमें बोलने की क्षमता नहीं होगा वो गूंगे होगा। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन वाक शक्ति है। मनुष्य को जो ईश्वर के द्वारा दिया गया है सबसे महत्वपूर्ण देन वो क्या है, वाक शक्ति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करती है, अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है। व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए अन्य व्यक्ति के साथ उसका पारस्परिक संबंध और कुछ ज़रूरतें होती है कि नहीं है। अगर हम एक समाज में रहते हैं तो क्या लगता है कि हमको मतलब दूसरे से ज़रूरत नहीं है, हमें सबसे ज़रूरत है और सबका काम हमें करना पड़ता है। सबका काम हमें लगता है कि नहीं लगता। अगर हम एक परिवार में रहते हैं तो बताइए, अगर वाक शक्ति नहीं होता तो ये होता नहीं। पारस्परिक संबंध और कुछ ज़रूरतें होती है जिसके कारण सबसे सब बातचीत करते हैं। यदि वाक शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य जानवरों की भांति ही होता और अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। सुख और दुख अनुभव भी इंद्रियों के द्वारा नहीं कर पाते, अर्थात इसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य है। क्या कहे इन्होंने कि अगर हम में वाक शक्ति नहीं होता तो हम गूंगे होते, हम अपने आव भाव को दूसरे से शेयर नहीं कर पाते, कौन क्या करने वाला है या वो क्या चाहते हैं उसके आव भाव को हम समझ नहीं पाते और पूरा दुनिया हमें गूंगी प्रतीत होता कि नहीं होता। तो अगर हम में वाक शक्ति नहीं होता तो दुनिया पूरा गूंगी दिखती। अब आगे क्या क्वेश्चन है, देखिए इसको आप अपने तरीका से भी बना सकते हैं, अपने तरीका से लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। क्या है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। देखिए, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है कि नहीं होता है। बोलने से, बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अब एडिसन का क्या मत है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपनी दिल की क्या होता है, दिल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं, दिल की बात को सुनाते हैं। तो आपको ये दोनों का बात आपको याद रखना है। तो एडिसन क्या क्या बोले हैं कि दो व्यक्तियों के सामने दिल के बात को क्या करते हैं, सामने खोलते हैं। जब तीन हुए तब वह दो की बात बहुत दूर चला गया। कहा भी गया है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। होती है कि नहीं होती है। दूसरे यह भी कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाएंगे। देखिए इसमें क्या कहते हैं कि बेन जॉनसन और एडिसन का क्या मत था, तो ये सिर्फ दोनों का मत दे देना है और आगे लॉन्ग प्रोसेस नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछा जाए, अगर 5 नंबर का पूछा जाए तो उसके लिए ये सारे पॉइंट होगा। जैसे गर्म दूध, और उस उदाहरण के साथ उसको समझा भी सकते हैं ना। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास हटा के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसा ही
दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे वह एक दूसरे को देख भी नहीं तब बोलने को कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगते हैं। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत का कितना आर्थिक असर होगा, इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा। तो जॉन बेंसन का क्या मत था और एडिसन का क्या था, अगर ये 2 नंबर का पूछे तो ये दोनों का जो मत था सिर्फ ये लिख देना है। अब आगे है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, VVI क्वेश्चन है ये। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की कला है। क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की कला है, जो यूरोप के लोगों में अधिक प्रचलित है। इसकी पूर्ण शोभा काव्य मंडली प्रवीण विद्वान मंडली में है। क्या कहते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में अधिक प्रचलित है, इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण मंडली में है। ऐसे चतुराई का प्रसंग छेड़े जाते हैं। कहते हैं कि उस समय मतलब इस टाइप से प्रसंग छोड़े जाते हैं, बातचीत किए जाते हैं, जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। और सुहद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का एक बात भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों की बातचीत में, जिसे सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। अर्थात यह मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत का उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखते हैं। तो क्या हुआ? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? यूरोपियन लोगों के एक बातचीत करने का अच्छा तरीका है। इसको हम अपने भाषा में लिखेंगे, सिर्फ आपको इससे समझना है और इससे जो आपको मेन पॉइंट लगे वो वहाँ पे नोट करना है। आगे है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तीसरा प्रश्न क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो अगर आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें क्या कहते हैं कि खुद से बात करना, मतलब स्वयं से। इसका आंसर क्या है? मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। वह अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करे जिस कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप का तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी को कष्ट न पहुँचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह पंच तंत्रात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसे जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ असंभव बात नहीं है। और मनुष्य को मनचित्र को एकाग्र कर, मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना चाहिए। क्या कहते हैं कि इसमें मनुष्य को जो है ना खुद से बात करना चाहिए, क्योंकि ये मन जो है ना, ये मन बहुत चंचल है। इस मन में बहुत सारे ढेर सारे विचार आते रहते हैं। इसलिए सबसे सटीक क्या है कि आप अपने में बातचीत करें। सबसे उत्तम तरीका है कि आप अपना खुद में बातचीत करें, क्योंकि अगर आप दूसरे से बातचीत करते हैं तो क्या होता है, कभी दुखी कभी गम होता है कि नहीं होता, इस टाइप से होता है। तो इसको आप अपने ढंग से फिर इसमें आप समझिए और अपने ढंग से लिखने की प्रयास करेंगे। आगे क्वेश्चन है कि व्याख्या करें कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह क्या है? प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घटना की बात नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक दिग्गज भाग 2 के बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। आपको यहाँ से यहाँ तक ये आपको रट लेना है
क्योंकि अगर आपका हेडलाइन अगर सही नहीं रहेगा ना तो आगे कुछ भी लिखिएगा वो मायने नहीं रखेगा, आपको यहाँ से यहाँ तक याद करना है। अब आगे हैं, इस पंक्तियों के माध्यम से जो ऊपर लाइनें लिखा गया है ना, ये वाला लाइन, इसके द्वारा कह रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहते हैं कि मानव के अंदर की मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहते हैं बल्कि हमेशा चंचल रहता है कि नहीं रहता है, मानव की स्थिति हमेशा चंचल रहता है, के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दुश्मन दोस्त मान लेता है। वह कभी क्रोध कर बैठता है तो कभी सरस बातें। इस द्वंद्व दोहरी स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता नहीं चलता है और मनुष्य की मन की स्थिति गिरगिट के तरह रंग बदलते रहता है। इसी कारण लेखक इस मन के प्रपंचों को जड़ मानता है और लेखक कहते हैं कि यह आईना के समान है, जिस संसार में छल प्रपंच झूठ फरेब सब होते हैं, इससे देखे जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता है। इस प्रकार लेखक इस दुर्गुण को दूर करने के लिए मानव को अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने हित को एकाग्र करना होगा, अर्थात भीतरी मनोवृत्ति पर नियंत्रण करना होगा। क्या कहते हैं यहाँ देखिए, इसके माध्यम से यही कह रहे हैं ना कि हमारे जो भीतरी मनोवृत्ति है ना, भीतर की जो मन है ना, वो प्रतिक्षण नए नए रूप धारण करती है। इसको आप अपनी भाषा में लिखिएगा कि जो हमारे मन के जो भीतरी है ना, जो हमारी आंतरिक जो मन है ना, उसका क्या है, रंग प्रतिक्षण बदलते रहता है। कभी ये सोच रहा है तो कभी वो सोचता है। इसलिए वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। और इस आईना, ये क्या है, ये दिल क्या है, इसके अंदर क्या एक बड़ा आईना है। जो सच्चाई होता है वो दिखाई देता है। जब हम कुछ झूठ करते हैं तो वो दिखाई देता है। तो आईना हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आईना क्या करते हैं, हम जैसे रहते हैं उस टाइप से दिखाते हैं। जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख सकते हैं। अपने दिल में जो देखना चाहेंगे, अगर आप अपना स्मरण ऐसे अगर आंख बंद करेंगे तो आप जो सोचेंगे लगेगा कि सब अपना अंदर में ही है। इससे आपको यही स्पष्ट करना है। आगे का क्वेश्चन है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका दोष गुण प्रकट नहीं होता। इसको कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग 2 के बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। सेम प्रोसेस लिखेंगे और इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहते हैं कि बातचीत का एक विशेष तरीका होता है। जब बातचीत के दौरान मनुष्य अपने आप को काबू में नहीं रख पाता है तो वह दोष है। दोष है कि नहीं है? जब हम बातचीत करते जा रहे हैं, कोई सीमा ही नहीं है, तो लोग क्या कहेगा, हो ऐसे बोलते रहता है, आपके बातों पर वैल्यू नहीं देगा, वो क्या होगा, वो दोष हो जाएगा। और वही जब मनुष्य प्रेम से अच्छी अच्छी बातें करता है तो वह गुण होता है। बोलते हैं ना कि उसके पास बोलने का बहुत अच्छा ढंग है, जिससे लोग प्रभावित भी हो जाते हैं। लेकिन जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके चरित्र का पता नहीं चलता, तथा जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो व्यक्ति का गुण दोष प्रकट होने लगते हैं, है कि नहीं है? जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारा गुण दोष अभाव जितना भी होता है सब प्रकट होने लगता है। अर्थात लेखक ने आदमी के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि जरूरतों के साथ साथ बातचीत को क्या है, अत्यावश्यक मानते हुए कहते हैं कि सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या है, दोष गुण प्रकट नहीं होता। देखिए इसका भी आंसर इसी में छिपा हुआ है। सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है, तो है कि नहीं है? सच है, जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तो आपको क्या करना है? अरे अपने माइंड से लिखना है। जब बोलेगा नहीं तो क्या होगा, हम अगर कुछ मांगेंगे तो नहीं मतलब देगा कोई, हमको अगर खाने का मन होगा तो नहीं होगा। इस टाइप से लिखना है। और इनमें से जो आपको मुख्य पॉइंट लगे ना उसको आप नोट कर लीजिए और वो वहाँ पे लिखना है, बस हो गया, सिंपल सी बात।
अब आगे है प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो भारतेंदु युग के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। आपको ऐसे क्वेश्चन करेगा, प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने किया। 100 आजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? पूछा गया भी क्वेश्चन है, ये वाला भी आई है। तो बालकृष्ण भट्ट जी है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो क्या होगा? यूरोप के लोगों के लिए क्या है? सर्वाधिक प्रचलित है। अब आगे क्वेश्चन क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। बालकृष्ण भट्ट ने किन किन विद्याओं में साहित्य रचना की है? तो भट्ट जी ने निबंध, नाटक और उपन्यासों की रचना की है। बातचीत और व्याख्यान में क्या अंतर है? देखिए, बातचीत और व्याख्यान में क्या अंतर, जब हम बातचीत करते हैं या किसी का व्याख्यान करते हैं या स्पीच वगैरह देते हैं तो वहाँ अंतर है कि नहीं है? जब हम बातचीत करेंगे तो यहाँ कोई सीमा नहीं है, जब मर्जी हम हंस सकते हैं, रो सकते हैं, गा सकते हैं। लेकिन जब हम स्पीच देंगे तो वहाँ क्या होगा? वहाँ पे मेरा यही थॉट होगा, मेरा यही विचार होगा कि हम जो बोल रहे हैं ना वो दूसरे पर हावी हो या दूसरे को समझ में आए। उसका मकसद ये होगा कि हमारी आवाज़ सब तक पहुँचना चाहिए, हमारे आवाज़ सब समझे। लेकिन बातचीत में तो ऐसा नहीं है। तो क्या होगा? बातचीत अनौपचारिक तथा मन को रमाने वाली होती है। स्पीच में वक्ता का उद्देश्य श्रोता पर प्रभाव जमाना होता है। वह अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने में दक्षता, मतलब वाक्य कला तथा ज्ञान तीनों का उपयोग करता है। और वह कृत्रिम भी हो सकता है, लेकिन बातचीत सदा सहज होती है। होता है कि नहीं होता है? जब अगर हम कहीं पे स्पीच देते हैं तो पहले हम लिखते हैं, उसको रटते हैं, है कि नहीं है? तब जा कर के स्पीच देते हैं। वही तो कह रहे हैं यहाँ कि कला ज्ञान कृत्रिम भी हो सकता है, मतलब वो बनावटी भी हो सकता है। लेकिन बातचीत में बनावटी का क्या है? जो सही है वो हम बताते हैं। तो इस आपको ये वाला इसको लिख देना है कि बातचीत से हमें क्या मिलता है। तो बातचीत से मन में जमा मवाद या गुबार निकल जाता है, चित्त हल्का हो जाता है तथा एक खास तरह का मज़ा आता है जो मन को संतोष और सुख देता है। आगे है, क्या पंडितों के बीच के शब्दार्थ को बातचीत कहते हैं? नहीं। वाद विवाद वह है जो झगड़ा और विरोध तथा जय पराजय की भावना से युक्त होता है, उसका आनंद एक पक्षीय होता है। तो दोस्तों, आज हमने फर्स्ट चैप्टर के पूरे शॉर्ट, लॉन्ग एवं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा लिए। हमने इसका ऑब्जेक्टिव पहले भी बनाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ पे आप सर्च कीजिए, या हमने इसके डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे अगर आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसमें आपको जो अच्छा पॉइंट लगे उसे आप नोट करें और अपने कॉपी पर लिखें। बाकी फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।